हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया। ठीक है, आज आपके सामने कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पूछे भी गए हैं और हमको उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, सॉरी इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए सब्जेक्ट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो लैंग्वेज में कमांड हासिल करने के लिए हमको उसकी बेसिक से बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम वी डैश कोचिंग। ठीक है, अगर अब इस क्वेश्चन में हम बात करें हाई टाइम, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हाई टाइम। ठीक है, हाई टाइम, ये हाई टाइम इसका मतलब होता है सही समय। ठीक है, अगर हम हाई टाइम की बात करें तो इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, हाई टाइम, या मैं बोलूँ लास्ट टाइम, या मैं बोलूँ अकेला टाइम। अगर हम ये तीन वर्ड का यूज कभी भी किसी क्वेश्चन में करेंगे तो इनके साथ ना जनरली सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। हाई टाइम का मतलब होता है सही समय, हाई टाइम, लास्ट टाइम, टाइम, ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इनके साथ ना हमेशा सिंपल पास्ट टेंस को यूज किया जाता है। अब अगर हमारे ऑप्शन देखें तो एक है जॉइंट, एक है हैड जॉइंट। हैड जॉइंट को पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम जॉइंट हैव जॉइंट बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, विल जॉइन बोलेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हाई टाइम के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉइंट। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है जॉइंट। ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, हाई टाइम मतलब सही समय, तो करेक्ट आंसर है इट इज हाई टाइम वी जॉइंट कोचिंग। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, आई विश आई डैश अ किंग। उसका मतलब है काश मैं राजा होता। तो एक इमेजिंग कर रहा हूं मैं, काश मैं राजा होता, काश तुम पक्षी होते। कैसे मालूम चला इमेजिंग कर रहा है? क्वेश्चन में विश लगता है या तो इफ लगता है। ठीक है, इफ या विश, या एक वर्ड आता है सपोज, मान लो। ठीक है, इफ हो गया, सपोज हो गया, विश हो गया, मान लो ऐसा होता वैसा होता, काश मैं पक्षी होता, काश मैं कैप्टन होता। हम कैसा भी होते हैं, अगर हम इमेजिंग कर रहे हैं जनरली आई के साथ तो वास आता है, लेकिन इमेजिन करते समय आप लोग याद कर लीजिएगा, इमेजिन करते समय हमेशा वर्ब का यूज होता है। आई विश आई वर अ किंग। ठीक है, तो जहां पर भी इमेजिंग करेंगे, इमेजिंग की पहचान मैंने आपको बता दी है। इफ होता है, सपोज होता है, आई विश होता है, सब इमेजिंग करते, कल्पना करते हैं। वैसे तो आई के साथ वास लगता है, बट यहां नहीं लगेगा, यहां पर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है वर्ब। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक कंजक्शन से ये लिया गया क्वेश्चन है। नो सूनर डिड द बेल रिंग डैश द स्टूडेंट स्टार्टेड शाउटिंग। ठीक है, आज की क्लास में मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखो, एक क्वेश्चन में लिखा है नो सूनर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नो सूनर। ठीक है, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही। तो इंग्लिश में ना कुछ वर्ड होते हैं जिनका पेयर बिल्कुल फिक्स होता है। तो नो सूनर के साथ ना हमेशा आप लोग याद कर सकते हो, नो सूनर के साथ हमेशा और हमेशा इसका पेयर बनता है देन का। नो सूनर मतलब होता है जैसे ही। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने डिटेल में इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा एक पेयर होता है हार्डली, हार्डली के साथ ना व्हेन लगता है, WHEN व्हेन। ऐसा ही एक वर्ड होता है स्कार्सली, स्कार्सली मतलब होता है जैसे ही। तो स्कार्सली के साथ भी ना व्हेन का पेयर बनता है। ठीक है, तो नो सूनर देन होता है, हार्डली व्हेन होता है, स्कार्सली के साथ भी व्हेन होता है। ये पेयर है, इनको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज में हम इनको बोलते हैं पेयर ऑफ कंजक्शन, जिसके पेयर होते हैं जैसे नॉट ओनली, बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, ये सब पेयर है। तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ कंजक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, चूंकि आपने यूज किया हुआ है नो सूनर, और नो सूनर के साथ मैंने क्या बोला, देन लगता है, आंसर होगा देन। ठीक है, देन की स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, THAN होना चाहिए, THEN नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ शिप्स। ठीक है, शिप के समूह के लिए कौन सा वर्ड होता है? देखो, कलेक्टिव नाउन है, पक्षियों के लिए फ्लॉक आता है। ठीक है, पक्षियों के झुंड के लिए हम लोग फ्लॉक लगाते हैं, लॉयन के झुंड के लिए हर्ड लगाते हैं। ठीक है, पैरट के लिए हम लोग कंपनी लगाते हैं। सबके समूह के लिए कोई ना कोई वर्ड आता है। तो शिप, जहाज, उसके समूह के लिए ये वर्ड आता है आपका। करेक्ट आंसर होगा आपका फ्लीट। अगर हम क्रू की बात करें तो क्रू आता है सेलर के लिए, नाविक, नाव चलाने वाले, उनके समूह के लिए आता है। और अगर हम चेन की बात करें तो चेन आता है माउंटेन के लिए, पहाड़ के लिए, पहाड़ों की श्रृंखला बोलते हैं जिसको। तीसरा आता है पैक, पैक का यूज बहुत जगह होता है। पैक आता है भेड़ियों के लिए, वॉल्स बोलते हैं। पैक ऑफ कार्ड्स बोल सकते हो। पैक आता है हाउंड्स के लिए, शिकारी कुत्तों के लिए भी पैक आता है। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल तो मैंने क्वेश्चन में शिप दिया था, तो शिप के समूह के लिए वर्ड आता है फ्लीट। तो योर करेक्ट आंसर इज डी।
ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। ही लुक्स फॉरवर्ड डैश गोइंग देयर। इस क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपने यूज किया हुआ है, लुक्स फॉरवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक्स फॉरवर्ड के साथ ना हमेशा टू लगता है और वर्ब प्लस आईएनजी लगता है। लुक्स फॉरवर्ड टू मतलब होता है उम्मीद करना, ठीक है। लुक्स फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है पूरा वो। लुक्स फॉरवर्ड टू मतलब होता है उम्मीद करना, तो लुक्स फॉरवर्ड के साथ टू लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। जनरली क्या होता है, इंग्लिश का एक रूल है, अगर आप टू लगाओगे ना तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहां नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शनल वर्ड आप मान सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, अब मैंने बोला टू लगता है, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका टू गोइंग। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। ही डैश मी 7 days एगो। देखो इंग्लिश में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर ना क्वेश्चन में ही होता है, हमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसमें ना आपको हिंट पहले ही मिल चुका है क्वेश्चन में, एगो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एगो। एक होता है लास्ट, एक होता है यस्टरडे, ठीक है। एगो, लास्ट, यस्टरडे, एगो। ये इंग्लिश में एक ऐसे वर्ड है जैसे लास्ट टाइम, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, यस्टरडे। ये इंग्लिश में ऐसे वर्ड है, इनका यूज कभी भी करोगे ना तो इसका आंसर हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस आएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज, अगर हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो उसका फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, मेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्राउड हैज डन डैश वर्क। इस क्वेश्चन में आपने स्टार्टिंग किससे किया, क्राउड। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्राउड मतलब भीड़ होता है। क्राउड को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, एक समूहवाचक संज्ञा, वो कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, एक होता है कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो जब भी हम इस वर्ड का यूज करेंगे, क्राउड, कमेटी, क्लास, मतलब कोई भी ग्रुप वाले शब्द जिसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हीज, हर, देयर ये सब यूज नहीं करते। कलेक्टिव नाउन के साथ इट्स का यूज करते हैं। योर करेक्ट आंसर इज इट्स, ठीक है। इट्स बेसिकली यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, बट कहीं पर वो लिविंग थिंग के लिए भी आता है। योर करेक्ट आंसर इज इट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वन वर्ड है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ग्रामर के नहीं आते, हमको कुछ वोकैब पे भी ध्यान देना पड़ता है। अभी एक वन वर्ड है, मर्डर ऑफ ब्रदर, ठीक है, मतलब ब्रदर की हत्या। मेटिसाइड, फ्रेटिसाइड, पेटिसाइड, जेनोसाइड, ये सारे ना हत्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने पहला ऑप्शन दिया आपका मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड। ये मेट्रीसाइड मतलब होता है मदर की हत्या, ठीक है, मदर हत्या। सेकंड लिखा है आपका फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड मतलब होता है भाई की हत्या, जो आपका आंसर है। थर्ड है आपका पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड मतलब होता है पिता की हत्या। और जेनोसाइड मतलब पूरे खानदान की हत्या, पूरे वंश की हत्या, किलिंग ऑफ रेस। पेट्रीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछा मर्डर ऑफ ब्रदर, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिस इज करेक्ट आंसर। आंसर होगा फ्रेट्रीसाइड, भाई की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो ही स्पीक्स इंग्लिश डैश ही रिजेक्टेड। ऑल्दो, देखो इंग्लिश में कुछ पेयर है, इसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं, जैसे मैंने भी क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो बनता है, नाइदर के साथ नॉर बनता है, आइदर के साथ और बनता है। एज इट इज आप समझ लो, एक होता है ऑल्दो और एक होता है दो, ठीक है। ये दोनों के साथ ना एक ही पेयर बनता है, इकलौता पेयर। किसका बनता है, येट का। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कंजक्शन, ठीक है। ऑल्दो, दो, इन सब के साथ यस का पेयर बनता है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है ऐसे जो एक पेयर को लेकर आते हैं, इनको पेयर ऑफ कंजक्शन ही बोला जाता है। करेक्ट आंसर आपका येट होगा। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज द बेस्ट डैट डैश। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपने यूज किया हुआ है, बेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले तो बेस्ट बनता किसका है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। 3 डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन एग्जाम में सुपरलेटिव डिग्री के क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादा आते हैं। पॉजिटिव 1 के लिए आता है, कंपैरेटिव 2 के लिए, सुपरलेटिव 2 से ज्यादा। पॉजिटिव इज यूज फॉर 1, कंपैरेटिव इज यूज फॉर मोर देन 1, फॉर 2, एंड सुपरलेटिव यूज फॉर मोर देन 2। तो आपने यहाँ पर यूज किया हुआ है बेस्ट। बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। देखो इंग्लिश में टेंस तो बोलने के लिए 12 होते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ एक ही टेंस का यूज करते हैं। वो टेंस का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है।
सुपरलेटिव डिग्री के बाद ना हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज प्लस हैव प्लस V3। V3 मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। तो ये करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सी तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, डी सिंपल फ्यूचर टेंस है, और ए आपका सिंपल पास्ट टेंस है। हमको लेना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, आई हैव डन। अब आते हैं हम फाइंड द एरर में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बाद हम बात करते हैं एरर की, उसके बाद कुछ वोकेबलरी की भी बात करेंगे। तो एग्जाम का पैटर्न यही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द एरर आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम, सेंटेंस अरेंजमेंट। हर एग्जाम का पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चन और लेवल बस ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको हमेशा ये याद रखना कि इंग्लिश को आप सिर्फ इंप्रूव कर सकते हो, 100% तो इंग्लिश में कोई नहीं हो सकता। तो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना इंप्रूवमेंट आप में आता जाएगा। अब फाइंड द एरर, तो फाइंड द एरर के लिए ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर के सारे रूल पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज हमको पता होनी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ शी बीइंग अ न्यू कॉमर शी वाज अनेबल टू गेट रोल इन द मूवी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन शुरू हुआ है आपका बिकॉज से, लेकिन बिकॉज के बाद लिखा है ऑफ। अब ये जो ऑफ है ये इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में ना प्रीपोजिशन बोला जाता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। और प्रीपोजिशन का एक रूल होता है, प्रीपोजिशन के बाद ना कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो वहां पर शी नहीं आएगा, शी की जगह हर आएगा, बिकॉज शी इज अ सब्जेक्ट और शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर। तो आपका पहले पार्ट में एरर था, या आपका फर्स्ट पार्ट में ही एरर था। तो आपको सिर्फ इतनी नॉलेज थी, सेंटेंस आपको समझ नहीं आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इतना पता था कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है, तो शी की जगह हर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आई एट एप्पल विच यू गेव मी यस्टरडे, ठीक है। आई एट एप्पल विच यू गेव मी, इस क्वेश्चन के बीच में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है ना, हमेशा उसके कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट वर्ड उसके रूल्स हमको पता होने चाहिए। विच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले तो विच को इंग्लिश की लैंग्वेज बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें एक टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, विच और हम लोग बोलते हैं डेट को। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, हु, विच और डेट। अगर ये सेंटेंस के बीच में कभी भी यूज करोगे तो आपको उस क्वेश्चन में ना हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। हु, विच और डेट के साथ ना हमेशा द को लगाया जाता है। अब आई एट यहां पर लगा है एप्पल, तो एप्पल के पहले क्या लगना चाहिए द, आई एट द एप्पल, तो द वहां लगा नहीं था, वही आपका एरर था। तो योर एरर इज इन फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर एरर, ओके। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। द कंप्यूटर चेयर्स हैव बीन सोल्ड बाय चिल्ड्रन। अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल, देखिए अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं आपको राजूस बिल्डिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं राजूस बिल्डिंग, और अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल कॉलेज बिल्डिंग, ठीक है। पहला मैंने बोला राजूस बिल्डिंग, सेकंड मैंने बोला कॉलेज बिल्डिंग। अब दोनों में बहुत अंतर है। अगर मैं राजू की बात करूं तो ये लिविंग है, और अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो ये नॉन लिविंग है। दोनों में डिफरेंस है, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। अब डिफरेंस क्या होता है, हम यहां पर आपने यूज किया एपोस्ट्रोफ, इसका मतलब क्या होता है, तो नॉन लिविंग थिंग में ना कभी एपोस्ट्रोफ नहीं लगता, और यहां पर कंप्यूटर में लगा हुआ है एपोस्ट्रोफ, तो यही आपकी गलती है। तो द कंप्यूटर चेयर नहीं, द चेयर्स ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए था, तो आपका एरर फर्स्ट पार्ट में ही था, द चेयर्स ऑफ computers, because computers is non-living thing and we cannot use apostrophe with non-living thing. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियस मैन, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है, डेट आई सिलेक्टेड। इस क्वेश्चन में ना आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है इंडस्ट्रियस, है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आगे किया था। मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस मतलब ये आपका है सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, हमको हमेशा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। इंग्लिश में 12 टेंस होते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में एक ही टेंस यूज कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। तो डेट आई सेलेक्टेड नहीं होगा, डेट आई के बाद आपको लगना चाहिए था वहां पर हैव, मीन्स आपका इसी पार्ट में एरर है, तो आपका एरर है आपका सी पार्ट में, ठीक है। तो सो योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट आई हैव सेलेक्टेड। अगला क्वेश्चन है द स्मगलर इल्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप।
ठीक है। टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, और इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया आपने इल्डेड, इल्डेड, ठीक है, इसका मतलब होता है समर्पण करना, समर्पण करना, ठीक है। तो इस इल्डेड जो आपने वर्ड यूज किया हो, इसके साथ ना फॉर नहीं लगता, फॉर की जगह ना टू लगेगा। इंग्लिश में कुछ वर्ड होता है जिसका प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, जैसे एक वर्ड होता है इनवाइट, इनवाइट के साथ भी टू लगता है, लिसन के बाद भी टू लगता है, टॉक के साथ टू लगता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है, सेड के बाद टू लगता है, सजेस्ट के बाद टू लगता है, एक वर्ड होता है ऑब्जेक्शन, इसके साथ भी टू लगता है, एक वर्ड होता है डिवोशन, इसके साथ भी टू लगता है। तो बहुत सारे वर्ड है जिनके साथ टू लगता है, जिसको हम फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं, उन्हीं में से एक वर्ड आपका इल्डेड है, ठीक है। इनके साथ टू लगता है, मीन्स आपका एरर है आपका बी पार्ट में। चलिए अब आते हैं वोकैब में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको वोकेबलरी पे भी साथ साथ ध्यान देना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ग्रामर के तो आएंगे नहीं, अब कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको वोकैब भी फेस करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस हम डेली करेंगे, तभी आपको वोकैब याद होंगे, और इसकी प्रैक्टिस आपको रोज करनी पड़ेगी, ठीक है। डेली आप लोग सेल्फ स्टडी में 20 से 25 नए वोकैब जरूर कीजिए। देखिए पहला वर्ड इसमें है फॉरगो। पहले तो हमको इस फॉरगो का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम उससे मैच कर पाएंगे। फॉरगो का मतलब होता है त्यागना, ठीक है। फॉरगो मतलब त्यागना होता है। अब ये चारों में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब त्यागना है, तो ये करेक्ट आंसर आपका है बी। पहला वर्ड है बॉदर, इसका मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। बॉदर मतलब परेशान करना। सेकंड, उसके बाद आपका सीड मतलब त्यागना होता है। लॉयटर मतलब होता है आवारागर्दी करना, घूमना, भटकना, आवारागर्दी करना। और रिपेंट मतलब होता है पछताना। पछताना को इंग्लिश में ना ये भी बोलते हैं, रिग्रेट बोलते हैं। और एक वर्ड ये भी आता है पछताना के लिए, रिमोर्स, ठीक है। एक वर्ड आता है रिपेंट, इन सब का मतलब होता है पछताना। और बॉदर मतलब होता है परेशान करना। सीड मतलब त्यागना, त्यागना को फॉरगो बोलते हैं। त्याग के लिए आपने ये वर्ड भी सुना होगा एबंडन, एबंडन मतलब भी त्यागना होता है, ठीक है। सीड मतलब त्यागना, फॉरगो मतलब त्यागना। इंग्लिश में त्यागना के लिए और भी वर्ड है, ठीक है, और भी वर्ड है, ठीक है। डेजर्टेड, एब्डिकेट, उन सब का मतलब ही त्यागना ही होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीड। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। अब इनमें चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब मेहनती होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका डिलीजेंट। ये डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती होता है। पहला वर्ड है नरिश। नरिश मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। नरिश मतलब होता है पालन पोषण करना। स्टे मतलब होता है आवारा। और बिड मतलब होता है बोली लगाना, BID, बिड। बिड का तीनों फॉर्म बिड होता है। तो नरिश मतलब पालन पोषण करना, स्टे मतलब होता है आवारा, बिड मतलब बोली लगाना, डिलीजेंट मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, ठीक है। मेहनती को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं सेडलस। ये सेडलस का मतलब भी मेहनती ही होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका लोथ, LOATHE। लोथ का मतलब होता है नफरत करना। अब ये चारों में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है नफरत करना, तो उस वर्ड को बोलते हैं हम डिटेस्ट, ठीक है। डिटेस्ट का मतलब भी होता है नफरत करना। नफरत करने के लिए ना इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है एबर, इसका मतलब भी नफरत करना होता है। और एक वर्ड आता है आपका डिस्पाइस। ये डिस्पाइस मतलब भी नफरत करना होता है। तो वोकेबलरी हमको इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि एक वर्ड के हमको 3 से 4 मीनिंग पता होने चाहिए। तो लोथ मतलब नफरत करना, डिटेस्ट मतलब नफरत करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डिटेस्ट। अच्छा, एमेंड मतलब होता है सुधार करना, एमेंड। पेट मतलब होता है शाबाशी देना, है ना। पालतू के लिए PET आता है, ये PAT है, इसका मतलब शाबाशी देना होता है। उसके बाद आपका है रैथ। रैथ मतलब होता है क्रोध, ठीक है। रैथ मतलब होता है क्रोध। क्रोध को इंग्लिश में ना राइल भी बोलते हैं, RILE, राइल। नाराज, जिसको हम इंग्लिश में ये भी बोलते हैं इर्क, सबका सेम मीनिंग है, नाराज, क्रोध, गुस्सा। तो लोथ का आंसर हो जाएगा डिटेस्ट।